को लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अल्टीमेटम की घड़ी खत्म होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान में कई जगहों पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और ईरान की सख्त शर्तों ने हालात और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। इजराइल के हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाई और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। आइए ताज़ा घटनाक्रम पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो ईरान के लिए ये कयामत की रात है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला और कोई समझौता नहीं हो पाया तो ऐसी तबाही मचाई जाएगी कि एक रात में ही ईरान खत्म हो जाएगा। हॉर्मुज खोलने की ट्रंप द्वारा दी गई समय सीमा अमेरिकी समय के अनुसार रात 8 बजे खत्म हो रही है। तब भारत में बुधवार के सुबह 5:30 बजे होंगे। हालांकि ट्रंप का मानना है कि ईरान के मौजूदा नेता अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अब भी अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के सामने 10 शर्तें रखी हैं। इसमें संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने और प्रतिबंध हटाने और हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नया प्रोटोकॉल तैयार करने की मांग की है। इस बीच पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने कहा कि युद्ध रोकने की कूटनीतिक कोशिशें अब नाजुक और अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बयान से यही पता चलता है कि ईरान अमेरिका के साथ अपनी शर्तों से किसी तरह समझौता करने के मूड में नहीं है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 14 लाख से अधिक बहादुर ईरानी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। वहीं IRGC ने ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि ट्रंप इनके जरिए अपनी सैन्य असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुवैत में ईरानी राजदूत ने खाड़ी देशों से तनाव कम करने में आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालात और बिगड़े तो पूरे क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस बीच इजराइल ने ईरान के लोगों को अगले 12 घंटे ट्रेन का इस्तेमाल न करने और रेल की पटरियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह एक्स पर जारी हुए बयान के अनुसार ये समय सीमा रात 9 बजे तक की है। इजराइल का आरोप है कि ईरान के रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल हथियार पहुंचाने में हो रहा है। इजराइल ने काशान और कुम में रेलवे पुल पर हमला किया है। मशहद में इजरायली चेतावनी के मद्देनजर रेल सेवा को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच इजराइल ने एक वीडियो जारी कर ईरान के अब तक 130 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ने ईरान में अब तक 13,000 लक्ष्यों को निशाना बनाने का दावा किया है। आज ईरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हवाई हमला किए जाने की खबर है। वहीं अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। साझा हमले में तबरेज अंजान हाईवे का पुल ध्वस्त करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने हमले में एक यहूदी धर्मस्थल के पूरी तरह तबाह हो जाने का दावा किया है। उधर ईरान ने भी इजराइल में जमकर मिसाइलें बरसाई हैं। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से दागे गए बमों से मध्य इजराइल के कई स्थानों पर नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान का खाड़ी देशों पर हमले का सिलसिला जारी रहा। ईरान के करीब एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाए जाने की भी बात सामने आई है। मीडिया में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई की सेहत को लेकर भी खबरें तैर रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तबा बेहोश हैं और फिलहाल ईरान के शहर कौम के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल पेंटागन ऊर्जा ठिकानों को उड़ाने के ट्रंप के प्लान को अंतिम रूप देने में जुटा है और ईरान इसका जवाब। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU से हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, आपने ये ताज़ा रिपोर्ट देखी होगी। पिछले 2-3 घंटे में ईरान के अंदर में जो नागरिक ठिकाने हैं उन पर काफ़ी हमले हुए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अभी कुछ ही देर पहले एक ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है जिसमें वो कहते हैं कि एक पूरी सभ्यता नष्ट होने वाली है। और नंबर 3, ये जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें और इजिप्ट की बात करें या तुर्की की बात करें, उनके सूत्रों का कहना है कि बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों के बीच में किसी तरह का कोई समझौता करवाना, क्योंकि दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और दोनों की अपनी बहुत ज्यादा ईगो है।
क्या कुछ कहेंगे आप, किस ओर बढ़ रहा है ये युद्ध? चंद्रशेखर जी, अब एक निर्णायक मोड़ ये युद्ध लेता हुआ दिखाई देगा। और पिछले कुछ दिनों में जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, इनफैक्ट इसके पहले युद्ध के 28 फरवरी के लगभग 5-6 दिन पहले मुझे ये लग रहा था कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला करेंगे, और मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ अलग अलग चैनल्स पर ये बात रखी। फिर मैंने कहा ईरान इस बार सिर्फ प्रॉक्सीज को एक्टिवेट नहीं करेगा, खुद भी गल्फ कंट्रीज पे और अलग अलग जगह हमले करेगा यदि खामेनेई एलिमिनेट हो जाते हैं या उनको कहीं छुपाना पड़ता है तो। ये भी हुआ। और फिर इसके बाद लगातार एक्सपर्ट्स जो है वो शांति वार्ता की संभावनाओं की बात करते रहे। मैंने तब भी ये कहा कि 6 अप्रैल के बाद एक बड़ा हमला इजरायल और अमेरिका करते हुए दिखाई पड़ेगा। उसके कारण है चंद्रशेखर जी, आप ट्रंप के व्यवहार को और स्टेटमेंट्स को यदि कंपेयर करके देखें तो एक्शंस में और कहने में आपको एक बहुत बड़ा अंतर पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो समय उन्होंने ईरान को दिया, वो समय नहीं दिया, उन्होंने अपने लिए समय बाय आउट किया है। और इस इतने समय में, जिसको कि एक टेक्टिकल पॉज कहते हैं कूटनीति की या युद्ध नीति की भाषा में, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करके ये डिसाइड किया होगा कि यदि, पहली बात तो ईरान पे यदि बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने, जो कि भेजना कठिन है, तो कैसे भेजे जाएंगे, और दूसरा समुद्री रास्ते को कैसे सिक्योर किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंटेन करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए, खार्क द्वीप पे हमला कर दिया है इजराइल ने, कल लेबनान पे एक और हमला किया है, दूसरी और ईरान की बहुत सारी सिविलियन और इसके साथ साथ एनर्जी साइट्स पर हमला किया, पार्ट्स पर हमला किया है कल ईरान ने, इजराइल ने। और इसके अलावा आप देखिए कि अब जो कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रीपोन हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने की, उसमें उन्होंने अपने पायलट को, जो उनकी सेना बहुत सफलतापूर्वक ईरान के ट्रेन से बचा करके ले गई है, उसके लिए अपनी खुद की भी पीठ थपथपाई, सेना की भी, और फिर ये संदेश दिया कि अब 6 अप्रैल के बाद कुछ भी हो सकता है। जो मैं लगातार कहती चल रही हूं कि एक ऑल आउट स्ट्राइक के लिए अब अमेरिका जाएगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रशेखर जी कि एक ऐसा शक्तिवान देश जिसको कि पूरे विश्व में एक हेजेमोनिक पावर के रूप में जाना जाता है, यदि वो हार के या शांति वार्ता के माध्यम से बाहर निकलेगा तो फिर उसकी क्या इमेज रह जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इजीली बाहर निकल जाए? अंशु जी, उस देश को कौन यह अधिकार देता है कि वो पूरा वॉर क्राइम करे और साथ ही साथ वहां पर नागरिक ठिकानों पर हमले करे, एनर्जी के जो ठिकाने हैं उस पर हमले करे? कैसे? चंद्रशेखर जी, यहां पर हमको काले और सफेद के बीच ग्रे स्पेस में खड़े होकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 31 से 40 तक यदि हम युद्ध की व्याख्या को देखें या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युद्ध की व्याख्या को देखें, तो युद्ध तब इनएविटेबल है, जायज है या करना चाहिए जब धर्म के लिए या न्याय के लिए हो रहा हो। आप यदि यहाँ अमेरिका और ईरान दोनों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान पर, यदि अमेरिका पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो क्या ईरान पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। ईरान जिस तरह से हॉर्मुज को, जिस तरह से ईरान ने बंद किया है, वो बिल्कुल गलत है। आप अपने आसपास के खाड़ी देशों पर ईरान ने जिस तरह से हमला किया, और यदि ये कारण था कि जहां जहां यूएस बेसिस हैं या यूएस की जिनसे मित्रता है हम वहां हमला करेंगे, तो फिर पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि चीन के साथ, चीन की जो सारी सहायता है वो पाकिस्तान की बॉर्डर से ही ईरान को मिल रही है। दूसरा, सबसे बड़ा आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने का काम न सिर्फ पश्चिम एशिया में आसपास भी ईरान लगातार बिल्कुल वैसे ही करता चला आ रहा है जैसे पाकिस्तान करता है। न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के खाड़ी देश लगातार चिंतित थे, जिस तरह से ईरान लगातार बहुत तेजी से अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा था। अभी 441 किलो का 60% से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है। 5 दिनों के अंदर लगभग 1 दर्जन बम बनाने की कैपेसिटी उसके पास है। और हमें नहीं पता कि अगर बना के भी रखे हों, और अभी हमें कुछ इस प्रकार से पता चले, क्योंकि जब डियागो गार्सिया पर ईरान ने हमला किया तब सारे एक्सपर्ट्स को समझ में आया कि ईरान के पास 2500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता की मिसाइल्स हैं, जो कि अभी तक हम 1500-1700 किलोमीटर। हालांकि ईरान कहता है कि ये इजराइल ने हमला किया था और ईरान का नाम लगाया जा रहा है इसमें। नहीं, ये ईरान ने अपनी तरफ से खंडन दिया, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से पता चल रहा है, जिस तरह से मॉरिशस से अगर आप वहां की न्यूज पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हमला ईरान ने किया था। इजराइल क्यों करेगा डियागो गार्सिया पर हमला? वहां पर बहुत बड़ा यूएस बेस है, तो इजराइल क्यों डियागो गार्सिया पर हमला करेगा? तो इसीलिए ईरान को यदि हम देखें तो ईरान पर भी प्रश्न चिन्ह है। दरअसल वक्त कम है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता नहीं होता तो क्या दुनिया देखेगी कि अमेरिका पूरे ईरान को नष्ट कर देगा? ईरान को नष्ट करने की बात मुझे ट्रंप करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे ट्रंप वहां रिजीम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने लिखा है कि पूरी सभ्यता खत्म होने वाली है। सभ्यता नहीं, उन्होंने कहा है कि हम ईरान को पाषाण युग में ले जाएंगे। उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, और ये उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट में भी कहा है कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली, हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम ईरान को पाषाण युग में ले जाएंगे। तो एक सभ्यतागत आक्रमण की बात नहीं है, यहाँ पर
ईरान के वैसे भी आप देखिए न्यूक्लियर साइट्स सारे तबाह हैं, सिविलियन साइट्स पर हमला चल रहा है, नेवल साइट्स कोनारक जैसा इतना बड़ा नेवल साइट ईरान का पहले ही अमेरिका तबाह कर चुका है। तो बहुत बुरी स्थिति ईरान की है, क्योंकि युद्ध ठीक है। ईरान की धरती पर लड़ा जा रहा है। जी ठीक है अंशु जी, एक और विषय है, उस पर अभी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।